D1 D9 D27 D30 जी चार्ट बनाया हूँ। जी। और असेंडेंट लॉर्ड की पोजीशन देखा हूँ, सूर्य की जी पोजीशन देखा हूँ, चंद्रमा की पोजीशन देखा हूँ। और कुलकर्णी साहब, कुलकर्णी एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि हाँ हमें बहुत उसका सारे लोगों के अब वो लेने पड़ेंगे। हाँ हाँ, फोर्थ लॉर्ड कार्ड भी। अभी उसका इन्फ्लुएंस कैसे करना, लास्ट रिजल्ट कैसे देखना। लास्ट जो रिजल्ट है वो हाँ। बहुत सिंपल, आपको क्लास में भी बताया गया है, फिर भी मैं एक बार समझा दूं। ओके सर। सबसे पहले हमें समझना होगा जो हमारा लगना चार्ट है। लगना चार्ट में जो भी ग्रह जिस भाव में जिस राशि में बैठता है, वो चीजें दिखाता है जो सामने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आपके बारे में समझ सकता है। आपको देख करके, आपको सुन करके, आपके व्यवहार से, आपकी बुद्धि के बारे में, वो आपके बारे में समझ सकता है। यानी कि जो बाहर से देखा जा सकता है वो D1 चार्ट है। दूसरा पॉइंट, कुंडली जो जो प्रॉमिस दिखाती है, और ये सारे प्रॉमिस पॉलिटिकल प्रॉमिस की तरह भी हो सकते हैं और ये बहुत सच्चे प्रॉमिस भी हो सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। ये दोनों ही चीजों को दिखाता है। साथ में लगन कुंडली आपको बताती है कि बहुत सी चीजों से आप बंधे हुए हैं। जो इस समय प्रेजेंट में जो भी निर्णय आप लेते हैं, जो भी एक्शन आप लेते हैं, जैसा भी आपका चरित्र है, जैसा भी आपका स्वभाव है, ये बंधन युक्त है। यानी कि आप पिछले जन्म के कुछ पूर्वाग्रह, कुछ कर्मानुसार, कुछ कर्मा ऋण अनुबंध के अनुसार आप उस चीज के अंदर फंसे हुए हैं। हर आदमी को मालूम है उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। खास करके एक मेच्योर आदमी, एक मेच्योर स्त्री जानती है कि उसके अंदर क्या कमियां छिपी हुई हैं। जैसे कुछ लोग बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बड़बोला हूं, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे ऐसा पसंद नहीं, मुझे वैसा पसंद नहीं, खुल करके। और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये मेरी कमजोरियां हैं। फिर हम सभी मनुष्य हैं, भगवान ने सभी को बुद्धि दी है। अगर बुद्धि दी होती और बुद्धि में ये ताकत होती कि बदल दे हमें, तो हम तो बदल गए होते। हमें बचपन से अच्छी बातें सिखाई जा रही, हाँ? बचपन से हमें अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम नेगेटिव बातें पकड़ करके आ जाते हैं। कहां से? क्या कहीं आपने सोचा है कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कोचिंग सेंटर हमारे देश में या वर्ल्ड में खुला हुआ है जो आपको नेगेटिव बातें सिखाता हो, नेगेटिव सोच सिखाता हो, आपका बैड बिहेवियर सिखाता हो? ऐसा कोई कोचिंग सेंटर हो तो जरूर आज व्हाट्सएप पर लिखना, अगर आपकी निगाह में हो। यानी कि फिर ये सीख कहां से रहे हम, ये आ कहां से रहा है कि आदमी को लगता है घर से निकलते समय उसको चाय बनाने में देरी हो गई, वाइफ को, उसने चाय मांगी थी, चाय नहीं मिली, उसने गिलास ही तोड़ दिया और कहा जाओ मैं जा रहा हूं, मैं बिना चाय पिए निकल रहा हूं। बाद में रास्ते भर सोचता रहता है कि यार ये क्या था, मात्र 1 मिनट की देरी थी और 1 मिनट में तू आपा खो गया और तूने इतना बड़ा कांड कर दिया। उधर से उसकी वाइफ परेशान है कि देखो ये गड़बड़ हो गई। अब वो शाम तक रियलाइज तो कर लेता है, पर वो घटना तो घट चुकी है ना। ये सब चीजें
आपको D1 चार्ट समझा रहा है कि आप पिछले बंधनों से बंधे हुए हैं, पर साथ में आपको आगे भी समझा रहा है। आगे ये समझा रहा है अगर हम बंधन से बंधे हुए हैं तो फिर सुधरने का क्या फायदा, फिर सुधरे भी क्यों? भगवान ने जैसा बना दिया वैसा है तो है। अब कोई आदमी गुस्से हो गया, काम तोड़ता है, कांच तोड़ता है, कप तोड़ता है, खुद को तोड़ता है, टीवी को तोड़ता है, वो कहेगा भाई मैं क्यों सुधरूं? अगर सुधार की गुंजाइश नहीं तो गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु किस लिए है? टीचर किस लिए है? स्कूल्स किस लिए हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स किसके लिए है? ट्रेनिंग्स किसके लिए? फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, किस लिए? जब आदमी ने सुधरना ही नहीं, तो जहां पैदा हो गया, जैसा पैदा हो गया, जैसी बुद्धि लेके पैदा हो गया, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो फिर उसका आंसर आपको आगे मिलता है। आगे क्या मिलता है? हम नवमांश में जाते हैं। नवमांश भी दो तीन बातें बता रहा है। पहली बात, बाहर से जो दिख रहा है वो लगन चार्ट बता रहा है, जो अंदर से दिख रहा है वो नवमांश बता रहा है। इंटरनल फीलिंग, नवमांश की मदद से आप पहचान पाते हो कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये आपका अंतर है, अंदर की फीलिंग। मैं एक अक्सर एग्जाम्पल देता हूं। पति पत्नी साथ रह रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तलाक नहीं हुआ। झगड़े हुए, मनमुटाव हुए, पर तलाक नहीं हुआ। बच्चे बड़े हो गए हैं। ये चीज तो सभी देख रहे हैं, उसके रिलेटिव देख रहे हैं, उसके फ्रेंड देख रहे हैं कि भाई रिजल्ट ये है, पति पत्नी आज से 20 साल पहले शादी की थी और अभी तक टिके हुए मैदान के अंदर, कोई किसी को छोड़ के नहीं गया, और दोनों जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो उसको करना चाहिए। ये बात, ये इंफॉर्मेशन बाहर वाले को मालूम है। ये घटना जो आएगी ये D1 चार्ट समझाएगा। पर D9 चार्ट वो समझा रहा है कि आप अपनी पत्नी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। पत्नी अच्छी मिली या बुरी मिली? आपसे गलती हुई, आपने कहाँ गलती करी, या गलती बिल्कुल भी नहीं हुई, ये तो मुझे किस्मत से मिल गई, मेरे अंदर कमियां बहुत हैं, ये बहुत अच्छी है, वाइस वर्सा, ये बहुत अच्छी है, मैं ही बेवकूफ। ये जो अंतर आवाज है वो आंतरिक आवाज है नवमांश चार्ट। दूसरी चीज जिसे हम कहते हैं बंधन, इसलिए सारे बंधन D1 चार्ट में सबसे ज्यादा योग, राजयोग, बंधन योग, सब कुछ जो देखा जाता है D1 में ही देखा जाता है, मैक्सिमम चीजें। और डिविजनल चार्ट्स में देखी जाती है, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक देखी जाती है, हर चीज नहीं देखी जाती। जैसे दशमांश कुंडली बेशक कर्म क्षेत्र की, पर वहां राजयोग नहीं देखे जाते। परंतु यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर बंधन नहीं खुलेगा, आदमी ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इसको ऐसा समझो, D1 चार्ट एक नदी की तरह है, यानी कि नियति, यानी कि डेस्टिनी। वो नदी का कार्य क्या है? सतत बहते रहना, और वो एक दिशा में प्रवाहित होती रहती है। किसी भी नदी का एग्जाम्पल ले लो आप, एक दिशा में प्रवाहित और सतत चलती रहती। अब उस नदी में एक नाव है, और नाविक के पास बुद्धि बल का प्रयोग करके वो कभी दाएं मुड़ता है, कभी बाएं मुड़ता है, कभी स्पीड को बढ़ाता है, कभी स्पीड को घटाता है, कभी पानी का भाव देख करके वो डिसीजन लेता रहता है। आपने देखा, पल पल डिसीजंस लेता रहता है। कभी पानी ज्यादा आता है तो नाव को उतारता ही नहीं है, कहता भाई अब तो बहाव तेज है, फ्लो है, नाव नहीं संभल पाएगी, घुसना ठीक नहीं है। ये विवेक,
विवेक जिसके अनुसार व्यक्ति प्रेजेंट सिचुएशन के अनुसार अपना डिसीजंस लेता रहता है, जिसे फ्री विल का नाम दिया गया है, जो ज्ञान के माध्यम से आता है, जो अनुभव के माध्यम से आता है। ज्ञान देने का कार्य गुरु का है। ज्ञान देने का कार्य गुरु का है, और अनुभव व्यक्ति के जीवन में उम्र के साथ स्वतः ही आता है। वो किसी से लेता नहीं, वो तो खुद का अनुभव है। दोनों चीजें वो नमाज से हमें पता चलता है कि नमांशा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, यानी कौन सा बदलाव हम कर सकते हैं, कौन सा बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए नमांशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां से एक ज्योतिषाचार्य उसके अंदर की बात को समझ रहा है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा अंदर से बदलता है, बाहर से जो बदलता है वो सिचुएशनल होता है। अब मान लीजिए कोई उच्च अधिकारी बैठा है, आपको दो डांट मार दिया उसने, हाउ डेयर यू, आप मेरे रूम में कैसे घुस गए। आपने कहा जनाब गलती से घुस गया, उसने फिर दो बात सुना दी उसको। आप क्या करेंगे, आप गलती मानेंगे, तुरंत हाथ जोड़ेंगे और वहां से रफा दफा हो जाएंगे कि जनाब गलती हो गई। आप बहस नहीं करेंगे, क्या हो गया तेरे कमरे में आ गए तो, फिर क्या हो गया, तू है कौन, तू एक आईएएस तो है, तू नौकरी तो है, तू भी तो सरकार का नौकर है, तू कौन सा बड़ा वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जानता है एक्शन का रिएक्शन तुरंत होगा, और जो रिएक्शन होगा वो बहुत गजब का हो सकता है, ये गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उसके तमाम सारे के सारे लॉजिक साइड में हो जाते हैं और वो निकल लेता है, और इसी को कहते हैं हम बुद्धिमान व्यक्ति। यानी जो सिचुएशन को देख करके भाप करके अपना रास्ता बदल गया। अब आप समझ गए, ये आपका बुद्धि विवेक नवमांश कुंडली बता रही है अंदर से क्या चीज, आवाज क्या आ रही है, तुम्हारे अंदर से आवाजें क्या आ रही है। जिस व्यक्ति के अंदर से ये आवाज आएगी कि तू बिल्कुल परफेक्ट है, तुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, तेरे परिवार के लोग जो तुझसे झगड़ा करते हैं यही गलत है, तेरे दोस्त जो तुझे छोड़ गए वो ही गलत है, ये समाज जो तुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा यही गलत है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। वहीं पर सारी संभावनाएं शून्य हो गई उसके परिवर्तन होने की। कोई व्यक्ति कहता है हाँ भाई गलती तो, मैं तो गलतियों का पुतला हूं, गलती तो कभी भी हो सकती है, और मुझे गलती एक्सेप्ट करने में और गलती को सुधार करने में मुझे किसी चीज का कोई फरेज नहीं है। वो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सीखेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा और दोबारा गलती ना करने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए नवमांशा चार्ट एक ब्यूटी है जो आंतरिक सौंदर्य को बहुत उभार देता है। एक एस्ट्रोलॉजर ये बात देख करके समझ सकता है कि आदमी में चेंज होना है कि नहीं हो, वो नवमांशा से भी पता चल जाता है। वैसे और भी चार्ट है इसके लिए, पर हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, हमें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचना है। तो जो बीमारियां, जो परेशानियां जो हमें बाहर से दिख रही हैं, जो आदमी खुद से बता रहा है कि बाबूजी देखना बुखार हो गया, बाबूजी सिर में दर्द हो गया, समझ में आ रहा है, देखना ये फोड़े हो गए, देखना ये कील हो गई, मुहासे हो गए, खांसी हो गई, जुकाम, बात दिख रहा है ना। नहीं भी बोलोगे खांसी हो रही है किसी आदमी को, सामने वाले को दिख रहा है खांसी है इसको। नमाज चार्ट के अंदर से क्या फील कर रहा है, मुझे कितना जल्दी ठीक होना है और मुझे कितना गड़बड़ मैंने क्या की, जो विश्लेषण के दौर में चला जाता है। अब चलते हैं D27 चार्ट। D27 चार्ट सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे नवमांश में भी आप यही बात कह रहे थे कि साहब उसको अपनी गलती पता चल जाती है और उसको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाती है, पर D27 क्या कर रहा है। D9 तक बहुत सारी खिचड़ी है, बहुत सी चीजें की खिचड़ी है वो, पर वहां पर जब वो D27 में चला जाता है तो खिचड़ी को और आसान कर दिया जाता है
कि इस खिचड़ी में कुछ नहीं है, सिर्फ दाल है और चावल है और पानी है, नमक है और केवल मिर्च है। मिर्च भी कौन सी है, काली है कि हरी है कि से लाल मिर्च है। जो चीज स्पष्ट रूप से आंखों से देखने में समझ जाए आदमी, आंखों से देखने, खिचड़ी देखी आपने, आप तुरंत समझ गए इसमें तो और कुछ है ही नहीं यार। जो टेस्ट करोगे आप, जो आपने सोचा है इसमें तीन चीज है या पांच चीज है या छह चीजें, उसी का टेस्ट आ रहा है। अब ऐसी खिचड़ी भी आपने देखी होगी जिसमें तीन चार तरह की दालें मिला दी, उसके अंदर सब्जियां भी मिला दी, उसमें मटर भी मिला दिया, उसमें ये भी मिला दिया, अब वो खिचड़ी बना दी अलग तरह की। वो जो खिचड़ी में चीजें समझ में नहीं आ रही, यानी ये ऐसी खिचड़ी है जिसमें हर इंग्रेडिएंट्स का हमें पता है, बिल्कुल पिन पॉइंट पता है। नौमांश वीकनेस तो देता है, पर थोड़ा सा डाउट, वीकनेस और स्ट्रेंथ तो बता रहा है, पर फिर भी डाउट साथ में दे के छोड़ देता है कि शायद मुझे गुस्सा आता है। फिर वो सोचता है नहीं यार, ऐसा थोड़ी है, मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा दिला देते लोग इसलिए आता है, फिर भी चलो मुझे करना नहीं चाहिए। अब दोनों बात हो गई। अभी वो डाउटफुल है कि मेरी एक्चुअल इनर पर्सनैलिटी क्या है। व्यक्ति की इनर पर्सनैलिटी समझ में प्रॉपरली हर किसी को नहीं आती। ये उसी व्यक्ति को आती है जिसका नमांशा बहुत मजबूत होता है, वो बहुत क्लियर कट होता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होता। वो बिल्कुल एक क्लियर लाइन में होता है कि यस ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। उन्होंने देखा ऋषियों ने, यार ये तो थोड़ा थोड़ा डाउटफुल है मामला, तो D27 दिया। D27 बिल्कुल क्लैरिटी से बता देता है कि ये वीकनेस और ये स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस ही आपके आंतरिक रोग हैं, आपकी स्ट्रेंथ ही रोगों से लड़ने की ताकत है। सिंपल गेम। आप D27 चार्ट को देखिए कि कौन सा ग्रह है जो वीक हो गया और कौन सा प्लेनेट है जो स्ट्रांग हो गया। जो ग्रह वीक हो गया, बस वही हमारा वीक एरिया है। उस बात पर फोकस करो और फोकस करके ये समझो, रिलेट करो कि यार ये पॉइंट है जहां अक्सर मैं गलती कर जाता हूं, और ये पॉइंट ऐसा है कि मैं कि विषम परिस्थिति में भी लड़ना नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता। वो उसकी स्ट्रेंथ एरिया हो गया। अब दूसरी बात चलते हैं। अब D30 चार्ट आ रहा है। D30 चार्ट कह रहा है भाई कौन सी ऐसी चीज है जो नियति के अधीन 101% है, जो तुम्हारी ही छाया है, तुम इससे बच नहीं सकते। छाया से बचना बड़ा मुश्किल है, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां छाया जाएगी, अर्थात पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मास। तो चेक करो कौन सा पास्ट लाइफ का कर्मा है, नेगेटिव कर्मा, ओनली नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव कर्मा की बात नहीं चल रही, नेगेटिव कर्मा की बात चल रही, कि ये कौन सा नेगेटिव कर्मा हुआ मुझसे जिसकी वजह से मुझे ये कमजोरी प्राप्त हुई। अब देखो, D27 ने तो दिखा दिया फुल एंड फाइनल रिजल्ट कि भाई आप इस पॉइंट के ऊपर कमजोर हो। पर अब प्रश्न आगे उठता है, क्यों कमजोर हूं मैं। अक्सर लोग बोलते हैं ना, यार बेईमान तो देखो सफल हो गया, हम ईमानदारी से बैठे रहे सफल नहीं हुए। हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, अगरबत्ती दिया खूब जलाते हैं, मंदिर रोज जाते हैं, धर्म पुण्य भी कर देते हैं, परंतु ना हम सफल हो रहे ना हमारे बच्चे सफल हो रहे। अक्सर एक शरीफ आदमी, एक सज्जन आदमी के दिमाग में ये प्रश्न जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार उठता है। अब उसके सवालों का जवाब आप कैसे दोगे अगर वो पूछेगा तो, तब आपको उसका जवाब D30 चार्ट बता देगा। और D30 चार्ट केवल और केवल आपके जीवन में जो नेगेटिव इंसिडेंट्स, परेशानियां हैं, मानसिक रोग हैं, और जो आप इलाज करा करा के थक गए, डॉक्टर बदल बदल करके थक गए,
और जिसका ये नहीं मिल रहा है कि यार इसका क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। डॉक्टर कहता है आई एम आल्सो हेल्पलेस, चले जाओ जैसे चल रहे हो, ये कर लो वो कर लो। वो सिर्फ मैनेजमेंट के गुर बता रहे हैं उस बीमारी को मैनेज कैसे करना है। ज्यादा डॉक्टर को तंग करोगे, डॉक्टर कहेगा भाई मैं क्या करूं, तेरी बीमारी ही ऐसी है, ये नहीं ठीक हो सकती, इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है। मैनेज हो जाए यही हमारी सक्सेस है। जब तक तू जीवित है इस धरती पे यही तेरी सफलता है। तो फिर बंदा प्रश्न पूछता है, यार ये ऐसा क्या करके आया था जो मैं, ना डॉक्टर जवाब दे रहा, ना साइंटिस्ट जवाब दे रहा, ना घर परिवार वाले जवाब दे रहे, बस कहते हैं भाई क्या करें ये है तो है। एलोपैथी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कह दिया जाता है अननोन रीजन। जहाँ जिस बीमारी के पीछे सिंड्रोम लग गया तो मतलब पता ही नहीं, सही से नहीं बता सकते बीमारी का रूट कोज क्या है। कोई नहीं समझा पा रहा, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना दोस्त, ना मित्र, ना कोई टीचर समझा नहीं पा रहा कि तेरी इस परेशानी का रूट कोज है क्या। तो रीजनिंग अगर आपको समझनी है तो D30 चार्ट में आ जाएगा। अब आप कहेंगे जी ये कैसे देखी जाए चीजें, इसके लिए आप पराशर ज्योतिष को बड़े अच्छे ढंग से, कि उसको प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, कुंडली का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, अगर वो आर्ट आप सीख रहे हैं या सीख जाते हैं तो ये सारे चार्ट को भी समझना बहुत इजी हो जाएगा। और उससे हम अपने रोगों के बारे में, परेशानियों के बारे में समझ सकते हैं, और काफी हद तक फिर रेमेडीज के बारे में विचार किया जा सकता है। और वो मैंने तरीका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बताया था कि किसका ट्रीटमेंट होगा किसका नहीं होगा, नवमांशा की तरफ से बताया गया था आपको कि कौन सा ऐसा कर्मा है जिसको ठीक किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता, कौन सा दृढ़ कर्मा है जिसको भुगतान करना ही होगा। तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। कि हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो अब इसके साथ तो चलना ही है, क्या करें, कुछ हो तो सकता नहीं। जो करना था वो तो दिमाग लगाना था वो कर लिया हमने, सब कुछ करके देख लिया। तो इससे इंसान के अंदर का भटकाव खत्म हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं पूरी दुनिया में। देखने में वो जीते जागते लगते हैं, चलते हैं फिरते हैं खेलते कूदते हर वो कर्म कर रहे हैं जो एक जीवित व्यक्ति करता है, पर फिर भी वो होश में नहीं है, बेहोशी की हालत में है। और व्यक्ति जब बेहोशी की हालत में होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको किन किन चीजों की समझ होती है और किसकी नहीं। आप कहेंगे किसी की भी समझ नहीं, बस कभी कभी हम लोग ऐसा ही व्यवहार समाज में करते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते रहेंगे, बार बार चिकित्सक बदलने से, बार बार ज्योतिषी बदलने से, कोई स्पेसिफिक रेमेडी बदलने से क्या होगा। कम से कम एक ज्योतिष को पढ़ने वाले व्यक्ति को तो ये चीज कम से कम क्लियर होनी चाहिए। और जब वो क्लियर होगी तो पता क्या रिजल्ट निकलेगा, उसे परिणाम आएगा, सुख दुख, लाभ हानि, रोग, बुढ़ापा, ये सब हमारे जीवन का एक पार्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। शरीर बूढ़ा होगा तो कमजोर होगा ही होगा। 60 साल की एज में अगर वो व्यक्ति याद करे कि मैं 32 साल की उम्र में 10 किलोमीटर चल दिया करता, 20 किलोमीटर चल देता था, आज हो सकता है उसको 10 किलोमीटर चलने में 10 बार बैठना पड़े। और कर सके कि ना कर सके उसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये झगड़ा इसी बात का है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके दिमाग में तो यादें वही 30 साल वाली 20 साल वाली घुसी हुई है। तो व्यक्ति अपनी उम्र के साथ अपने आप को कोरिलेट नहीं कर पाता, इसलिए अक्सर दुखी हो जाता है, अक्सर परेशान हो जाता है। हम सोचते हैं यार जवानी में, जब यार देखो एक उम्र आएगी तो हमारे पास पैसा बहुत होगा, और बहुत पैसा होगा तो हम बहुत मौज करेंगे।
बहुत एंजॉय करेंगे। पर उम्र बढ़ती है या टेंशन बढ़ती है। जवानी में टेंशन इस बात की कि पैसा कैसे कमाएंगे, बुढ़ापे में इस बात की कि ये पैसा तो कमा लिया, अब इसका क्या बना। कोई लाभ नहीं सा होता सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शरीर खो दिया है, रिश्ते खो दिए हैं, धन कमाने के चक्कर चक्कर में। हाथ में क्या मिला? हाथ में कुछ नहीं मिला। फिर उसके अंदर कहता है यार कोई बाबा जी ढूंढो, कोई गुरु नाम ले लो, कोई माला पकड़ लो। और उनको लगता है हम ये काम करके भी किसी के ऊपर एहसान करेंगे। ये नहीं पता तुम्हारे सामने ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पास माला पकड़ने के अलावा अब ऑप्शन बचा भी नहीं है। या तो सारा दिन रोते रहो या माला पकड़। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर किस बात का गुर्रा, फिर किस बात का घमंड। तो ज्योतिष, ग्रह और इसका ज्ञान हमारे घमंड को चकनाचूर करता है। ज्योतिष का ज्ञान व्यक्ति को गुरु के चरणों में झुकना सिखा देता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है ये केवल मात्र चरण नहीं एक व्यक्ति के, ये वो परम शक्ति है जो मेरा मार्ग आगे का प्रशस्त करेगी। शरीर ने तो साथ छोड़ना ही है, इसको कोई माने या ना माने। नहीं मानेगा तो कौन सा वो पकड़ के खंबा बैठा रहेगा। शरीर तो छूटेगा छूटेगा। उसके आगे की यात्रा कैसी होगी? अगर वो अपने ब्रेन के पैटर्न से इसी जन्म में कुछ हद तक अगर वो चेंज करने में कामयाब रहा, तो वही अगले जन्म में अगर होता है तो अगले जन्म में वो पैटर्न्स उसके काम आएंगे, जो आगे की यात्रा को सुखद बनाए। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा मुट्ठी भर ज्ञान ले लोगे, तुरंत गुरु बन जाओगे, तुरंत गुरु बन जाओगे। क्योंकि मन जो एक है ना, वो हमेशा गुरु बनने में विश्वास रखता है, वो शिष्य बनने में विश्वास ही नहीं रखता। वो कहता है यार मैं शिष्य कैसे हो सकता हूं, मैं तो गुरु होने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अब वो गुरु, आप कहेंगे जी गुरु तो बना लिया उसने, कहता भी है गुरु जी गुरु जी, माला भी पकड़ ली, जब भी कर लिया उसने, कह दे भी देता है, चलो जी चार लोगों के बीच में भी कह देता है कि गुरु जी, अब तो मान लो कि गुरु जी। अरे भाई वो कह देता है, उसका मन कहाँ मान रहा है? मन से तो वो गुरु है। वो कहता है गुरु हटे तो मैं बनूं, और नहीं मौका आए तो मैं बता दूं कि मैं तो गुरु का उस्ताद हूं। ये तो गलती हो गई जो गुरु बना लिए, अदरवाइज ज्ञान तो मेरे अंदर पहले से ही उपलब्ध था। ये तो बस थोड़ी सी सफाई करनी थी, थोड़ा सा झाड़ू से हटाना था बस, वो हटा दिया, हो गया। हूं तो मैं वही गुरु का गुरु। तो गुरु की तौहीन जाने अनजाने में, मुंह से तो नहीं करेगा, जाने अनजाने में वो कर बैठता है। अपने आप को गुरु का समकक्ष या गुरु से ऊपर समझ बैठता है। बस अगले जन्म में फिर वो गुरु जी महाराज, गुरु उनकी कुंडली में कहीं के कहीं बैठ जाएंगे। फिर अगले जन्म में फिर वही यात्रा। यानी कि जो ग्रह आप चाहते हो कि यार काश ये ग्रह मेरा अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर की डिमांड, मेरे मन मस्तिष्क की डिमांड ये थी कि मुझे ऐसा होना चाहिए था, पर नहीं हूं और हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये फला ग्रह कमजोर है। उस ग्रह से रिलेटेड हमें अच्छे से अच्छा कर्म करना है, सुंदर से सुंदर कर्म करना है। अगर गुरु ग्रह अच्छा है इस जन्म में, तो इसको अच्छा बनाए रखना है। इस जन्म में अच्छा नहीं है, तो अच्छा कैसे होगा, उसके लिए प्रयास करने हैं, अपने अंदर का परिवर्तन करना है। क्योंकि बड़ा प्यारा एक आता है जो अक्सर मैं कहता हूं, तीन लोक नौ भूखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर ना सके गुरु करे सो होई। पूरी ज्योतिष की थ्योरी ये कह रही है भाई गुरु से बड़ा कोई नहीं। लाल किताब तो
बहुत जबरदस्त उद्घोष करके कहती है। वो कहती है पहला ग्रह ही गुरु है। और कुंडली का आरंभ पहला भाव नहीं, कुंडली का आरंभ नवम भाव है। सर्वोपरि रख दिया, सभी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये दो जहान का मालिक है। अब हमें D27 चार्ट में जाके देखना है गुरु कैसा है। हमें D30 चार्ट में जाके देखना है गुरु कैसा है, और उसके अनुसार भरसक प्रयास करना है। क्योंकि जब भी गुरु किसी डिविजनल चार्ट्स में गड़बड़ होगा, तो व्यक्ति के मन में बार बार ख्याल आएगी सुबह शाम, गुरु से मच बेटर तो मैं हूं। देखा, मेरी पावर, मेरी ताकत, 10 लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, 100 लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं। वो अहंकार बढ़ाएगा। गुरु का नेगेटिव पॉइंट ये है। कौन गुरु? गुरु दो है, एक गुरु ग्रह है, एक आपके गुरु। गुरु ग्रह का कार्य है आपके अंदर अभिमान बढ़ाएगा, आपके अंदर घमंड बढ़ाएगा, ताकि आप फिर उस व्यूज रचना में फंस जाओ। पर जो आपके गुरु हैं इस जन्म के, जिस जन्म में आपने उनसे कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, अक्षर ज्ञान लिया है या आध्यात्मिक ज्ञान लिया है, वो चाहेंगे कि तुम इस चक्रव्यूह में ना पड़ो। इसलिए हमारे यहाँ देश में बड़ी प्यारी परंपरा है। ये परंपरा सनातन धर्म में ही है कि गुरु जहां दिखे पांव में पड़ जाओ। चरण क्यों कहे गए? कह देते आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, मुंह से बोल देते। नहीं, सनातन ने, क्योंकि शरीर के सबसे निचले स्तर पर पांव है। शरीर के सबसे निचले स्तर पर पांव है, और पांव का कोई भरोसा नहीं, गंदे कब अच्छे कब नहीं। थोड़ा सा नंगे पांव चले जाओ जब भी पांव गंदे। अर्थात सबसे ज्यादा जल्दी गंदा होने वाला शरीर का अंग भी पांव है। आपने उस जगह पर शिष्य का माथा टिकवा दिया। शिष्य उस जगह पर शिष्य अपना माथा टिका रहा है, यानी कि अपना अहंकार समाप्त हो रहा है कि यार शरीर के उस हिस्से पर मैं माथा टेक रहा हूं जो सबसे जल्दी गंदा होता है, तो मेरा बचा ही क्या है, मेरे पास है ही क्या। घमंड को चूर चूर करने के लिए गुरु के चरण होते हैं, और गुरु के चरणों का बार बार आशीर्वाद इसलिए लेने की हमारे देश में परंपरा है, क्योंकि अहंकार तो सुबह उठते ही फिर खड़ा हो जाएगा। थोड़ी सी सफलता आएगी, अहंकार आ जाएगा। थोड़े से 4 लोग वाहवाही कर लेंगे, अहंकार आ जाएगा। रोज की शुद्धि कैसे होगी? नित्य की शुद्धि फिर गुरु के माध्यम से होगी। तो जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम केवल बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये डिविजनल चार्ट तो पूरे जीवन की बातें कर रहा है। इसीलिए कहता हूं कि ये ज्योतिष आत्म मंथन करने का महाविज्ञान है। और जो भी शिष्य, जो भी विद्यार्थी इस चक्रव्यूह में फंसा रहा, मेरा ग्रह वहां का वहां बैठा है, वहां का वहां बैठा है, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, चक्रव्यूह में फंसा रहा, ये सीख लिया राजयोग विपरीत राजयोग, कुछ नहीं किया। जब तक आत्म मंथन के भंवर जाल में नहीं गए, तो ज्योतिष आपके पास भी नहीं फटका। आपको केवल अक्षर ज्ञान उपलब्ध हुआ है। आपको सिर्फ इस बात का एहसास हुआ है कि फला ग्रह फलाने भाव में फलानी राशि में बैठा है, ये उच्च का ये नीच का, पर उसका रस क्या निकला, उस कुंडली का रस क्या है, उस रस तत्व क्या है उसका, वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उससे चूक जाओगे। और कभी भी जीवन में अपनी नजरों में, दूसरे की नजरों में जाए भाड़ में, अपनी नजरों में जब तक व्यक्ति को ये एहसास ना हो कि हाँ, अब कुंडली मुझे समझ में आ रही है, और जैसे ही वो कहेगा कुंडली मुझे समझ में आ रही है, साथ ही साथ वो जब ये बात कहेगा जब उसमें परिवर्तन आ रहा है,
उसकी निगाहों में परिवर्तन आ रहा है, उसे दूसरों को देखने की उसकी निगाहें पलट रही हैं, उसका जीवन खुद अच्छा बन रहा है। चारों तरफ हर कोई कह रहा है यार ये बदल गया कुछ, या वैसा नहीं रहा जैसा था। तो आप समझें कि हाँ, अब ज्योतिष की भाषा पल्ले पड़ने लगी है। पूरे डिविजनल चार्ट्स इन्हीं चीजों की यात्रा है। ठीक है, चलिए और दूसरा प्रश्न लेते हैं। हाँ किरण जी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, चरणों पे नमन, आपके प्रणाम स्वीकार करें। अ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जी। नवम भाव जब बहुत भारी हो जाता है, उसका अध्ययन करते वक्त हम ग्रह युद्ध के माध्यम से समझ जाते हैं कि कौन सा ग्रह यहाँ पर अपना ज्यादा प्रभाव दे रहा है। लेकिन ऐसे ही समय पर वहां पर एक शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है और एक अशुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है। तो अब वो भाव बहुत सारे ग्रहों से मिलकर बन रहा है। तो अब यहाँ पर कैसे समझा जाए कि ये बहुत ग्रह अपना सिंपल है प्रभाव किस तरीके। किरण जी, बिल्कुल अपने जीवन की तरह देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी कमियों को देखो, तो आपके दिमाग में विचार आएगा खूबियां भी तो हैं। शुभ ग्रह केवल खूबी देगा, अशुभ ग्रह का प्रभाव उसमें नकारात्मकता दे सकता है। यानी कि दोनों ही तरह की चीज होंगी। अब वो दशाओं से समझ में आएगा कब नकारात्मकता आएगी कब सकारात्मकता आएगी। जब आप डीप स्टडी करेंगे ज्योतिष की, तो ये दोनों चीजें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। सर, एग्जाम्पल के लिए धनु लगन का अगर कुंडली बने और सूर्य ही वहां पर स्वग्रही वो होके बैठ पर्सनल जाए वो हो बाकी जाएगा ग्रहों के। किरण जी, वो उसमें हम नहीं जाएंगे। वो लंबा विषय हो जाएगा, मुझे एक कुंडली समझाने में आधा घंटा लग जाएगा। जी। नो प्रॉब्लम सर, हाँ कोई। चारू जी। थैंक यू सर। राधे राधे गुरुजी। राधे अ, राधे। गुरुजी, एक ये एडवांस आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन की क्लास में भाव भावेश और कारक की थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई गई। लेकिन गुरुजी उसमें ना 8th हाउस वाली क्लास शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी काफी समझ में आ गया बिकॉज हमने और भाव किए हैं। लेकिन बस एक प्रश्न था गुरुजी, अगर 8th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम बैठ जाए, तो वो अपने से अगर अष्टम गया तो वो नुकसान ही करेगा ना, क्योंकि इसमें भावत भावम वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाता है। तो इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है गुरुजी, थोड़ा बताएंगे। पहले तो बताओ ये भवत भावम न्याय न्याय है क्या चीज, नियम क्या है? तो अष्टम से ही भा बताओ, अष्टम से हाँ ही हाँ बताओ। हाँ, जैसे भावत भावम हम ये कहते हैं कि अगर अगर अपने जैसे 8th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम भाव में बैठ गया, तो उसने उस हाउस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब अपना आईने का स्वरूप हम उसमें देख पाते हैं। इस तरीके से हम कहते हैं ना, जैसे मतलब मुझे इतना ही समझा है। आपको परिणाम कहाँ से प्राप्त होंगे, हम्म। इसका वो- सिंपल मायने ये है। हम्म। अष्टम भाव में मृत्यु भाव कहा गया, हम्म। उसी समय उसे आयुष्य भाव भी कह दिया गया। हाँ हाँ। बड़ा कंफ्यूजन है। हम्म। उसी समय उसे अंधकार का ग्रह भी कह दिया गया, अंधकार का भाव भी कह दिया। हम्म। उसी समय उसको गुप्त विद्याओं का भाव भी कह दिया। हम्म। अब आदमी कब समझे कि ये मृत्यु देगा, कब हम्म। समझे कि ये गुप्त विद्या देगा, हाँ। कब हम्म। समझे कि ये गुप्त धन देगा। तो इतनी सारी अलग अलग चीजें। हम्म। तो भाव से भाव की स्थिति का मतलब होता है उसके परिणाम को देने की ताकत किस भाव के पास उपलब्ध है। इससे इतनी सारी चीजें हैं, पर ये देगा कौन, फाइनल कौन करेगा? हम्म। अष्टम भाव अगर मृत्यु है, अष्टम भाव अगर मृत्यु है, मृत्यु है। तो अष्टम से अष्टम, अष्टम से अष्टम क्या होगा, वो मृत्यु दे देगा। मृत्यु दे देगा। इसीलिए तीसरे भाव को मौत का दरवाजा कहा गया है लाल किताब हाँ। में। मौत का दरवाजा क्यों कह दिया? अष्टम को ही कह देना था, हम्म। पर वहां पर अष्टम का भय है केवल, यानी मृत्यु का भय।
अष्टम भाव केवल आपको विचार दे रहा है अपनी चीजों का। अष्टम भाव ज्यादा पावरफुल है, वो विचार दे रहा है कि तंत्र सीख ले, कोई तो गुप्त विद्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से तू लोगों को बड़ा हैरान कर दे। तुझे क्या क्या चीजें छुपा के रखनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो तुझे नहीं बतानी चाहिए। वो अष्टम भाव उस बात का एहसास करवा रहा है मात्र, या विचार दे रहा है, आप ऐसे समझ करो। पर उसका रिजल्ट कौन देगा? वो अष्टम से अष्टम देगा। अष्टम देव। चतुर्थ भाव सुख है, मन की शांति है। पर क्या चतुर्थ भाव मन की शांति देता है? सप्तम देगा। सप्तम क्यों देगा? तो आपको रिजल्ट पता चल गया। पंचम भाव क्या है? पंचम क्या है? आनंद है, प्रेम है, आनंद है, रोमांस प्रेम का भाव। है कि नहीं है? हम्म, पर ये आनंद प्रेम ऐसे ही मिल जाएंगे? वो नवम बताएगा। नवम क्यों बताएगा? क्योंकि वो पंचम से पंचम है। पंचम है। अच्छा, ठीक। जीवन में प्रेम तो भाग्य से मिलेगा ना, ये करने से मिलेगा। कौन आते आदमी चाहता है कि मेरी औलाद निहार निकम्मी हो जाए? और जब औलाद अच्छी हो जाती है तो हम कहते हैं हमारा भाग्य बहुत अच्छा है, हमारी औलाद बहुत अच्छी है। हम ये क्यों नहीं कहते हमारा पंचम भाव बहुत अच्छा है, कि हमारी औलाद बहुत अच्छी है? हम भाग्य कह देते हैं, हम्म, कह देते हैं। पंचम भाव भविष्य का है। पर भविष्य को डिसाइड कैसे होगा? कैसे माने कि इस आदमी का भविष्य अच्छा है? अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई, एक जवान बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, इसका जीवन में भविष्य अच्छा हो, तो ऐसा उसके जीवन में क्या घटित हो? वो कहेगा यार अच्छा भाग्य मिल जाए, अगर इसका लक अच्छा है तो ये जीवन में बहुत ऊपर चला जाएगा। मोदी जी इतने भाई बहनों के अंदर, इतने भाई बहन, एक ही डीएनए, सेम डीएनए से आए, सभी भाई बहन उसी डीएनए से आए, वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी सर्वोच्च खानदान, मतलब शुद्ध राजनीतिक खानदान, जिसके डीएनए में पॉलिटिक्स के हर तरह का दांवपेच शामिल है, हर तरह का दांवपेच शामिल है, वो उस आदमी को नहीं हटा पा रहा। क्या चीज है ये? जब हम ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को खोजने की बात को करेंगे, तो हमें ज्योतिष और गहराई से समझ में आने लगे, तो भवत भावम न्याय सूत्र समझ में आने लगे, तो हमें समझ में आएगा कि कौन आदमी कैसे है। जब हम आरूढ़ लगन का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जब हम नवमांशा को बहुत सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें चीजें आएगा, टेक्निक्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हम्म, बट ये सारी टेक्निक धरी रह जाती हैं अगर किसी के ऊपर गुरु कृपा ना हो। जैसे मौके पर सारे अस्त्र शस्त्र होने पर भी योद्धा हार जाता है, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ योद्धा चलता है, फिर भी बेचारा मारा जाता है। पर कुछ योद्धा केवल एक शस्त्र के साथ ही युद्ध जीत जाता है या जीवित आ जाता है। तो ऐसे ही ज्योतिष की हमारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स का मुद्दा नहीं, चाहे 5 ही टेक्निक्स लेके बैठ जाओ, 10 टेक्निक्स लेके बैठ जाओ, गुरु कृपा है तो जब 5 लगाओगे पांचों परफेक्टली लगेंगी, और सामने वाला कहेगा यस, गजब काम हो गया। आपने बिल्कुल ठीक कह दिया आचार्य जी। आप 50 टेक्निक लेके बैठे हुए हैं, कुंडली लगाने बैठते हो, टेक्निक ही सेट नहीं लग रही, सामने वाला कह रहा है बात तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी कतई जचती ही नहीं है, तो उस 50 टेक्निक का क्या करोगे? इसीलिए ऋषियों ने कहा है ज्योतिष गुरु गम्य विद्या है। ये गुरु के आशीर्वाद से सहजता से मिलती है,
गुरु का आशीर्वाद ना हो तो इस जन्म में नहीं मिलती है, मिल जाती है तो उपयोग में नहीं आती है, ना खुद के काम आती है ना दूसरों के काम आती है। वो नाम से सिर्फ ज्योतिषाचार्य लिखा के अपने घर के बाहर तख्ती टांग के रख देता है, बाकी ना ज्योतिष उसे खुद समझ में आता है ना वो दूसरों को समझा पाता है। सिंपल सा गेम ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धन्यवाद नीरू गुरुजी। पाटिल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैंने मैंने अभी भी एक्चुअली ज्यादा पढ़ना चालू किया है, क्योंकि मैं जब तक अंडरस्टैंड नहीं करती हूँ मुझे वो प्रश्न नहीं पूछ सकती। तो गुरुजी, मेरा कंफ्यूजन ज्यादा करके वो जब बुध और शुक्र साथ में बैठते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से हाउस देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा क्या, क्या करना पड़ेगा अगर बुध और शुक्र साथ में है। राशि राशि और भाव को तो हम भूल ही नहीं सकते रेणु जी, सिंपल सी बात है। अच्छा, वो भी लगाना पड़ेगा ना आपने। हाँ, अगर लाल किताब के अनुसार चल रहे हैं तो फिर राशि की लाल आवश्यकता नहीं, किताब। फिर भाव, सिंपल भाव। हाँ, लाल किताब ही मैं पढ़ रही हूँ ना अभी तो। अच्छा नहीं, मुझे और याद नहीं रहता विदेश। ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं नहीं, हर तरह के वो। अब ये आज का सेशन जो ऐसा है इसमें ऐप मैं के लाल स्टूडेंट्स किताब। भी हैं, इसमें हाँ जो हाँ। है लाल किताब के भी है, वैदिक के भी है, मेडिकल के भी है, मैरिज वाले भी है, तो ये नहीं राइट मालूम राइट राइट। चलता है ना। नहीं सर, मैं आपके लाल किताब के वर्ष के कोर्स में हूँ। हाँ, नहीं, और गुरुजी, जैसे मुझे एक राशि पूछना था, देखना वहां पे विदेश। भाव इंपॉर्टेंट है। हाँ, विदेश के लिए कौन सा ग्रह देखना पड़ता है हमें? लाइक अगर कोई बोले कि मुझे विदेश जाना है, सेटल होना है, तो 12th हाउस विदेश देखना का है, कारक मतलब। ग्रह, विदेश का कारक ग्रह राहु है, पर राहु अशुभ है। ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव हाँ। पर या चतुर्थ भाव पर भी विदेश पहुंचा देता है। चाहे वो मंगल हो, चाहे शनि हो, फिर राहु हो, चाहे केतु हो, चतुर्थ पर उसका प्रभाव या 12वें पर ज्यादा प्रभाव होना विदेश पहुंचा सकता है, या उनके लॉर्ड के ऊपर इनका प्रभाव होना विदेश भेज सकता है। सेटलमेंट भी वही देखना है हमें, सेटलमेंट का भी। सेटलमेंट और विदेश यात्रा में अंतर, मैंने वीडियो हाँ बना तो रखे हैं काफी, आप यूट्यूब पे जाकर के देखिए ठीक है। विदेश यात्रा के बारे में, ठीक बड़ा ठीक। डिटेल में चर्चा है। हाँ, ठीक है, सुनीता शर्मा जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से मुझे पूछना है कि हम्म। जैसे वृषभ राशि का लग्न भी शुक्र हो गया और षष्टम भी आपका शुक्र हो गया जी, और केंद्र चतुर्थ भाव में वो बैठ गया, तो इसमें हम क्या सोचेंगे, लग्नेश मजबूत है कि षष्टेश मजबूत है? दोनों मजबूत है। तो फिर अगर छठे बीमारी भाव किसमें? से सुनीता जी गिनना शुरू करें आप, छठे जी भाव से गिनना शुरू करें, चतुर्थ तक आए, तो जी षष्ठेश कहाँ तो गया? लाभ स्थान में, जी अपने से लाभ स्थान में चला गया। जी लग्नेश कहाँ गया? अपने से चतुर्थ चला गया, जी। तो अच्छा हो गया। तो फिर बीमारी जब होगी तो क्या सोचेंगे कि लग्नेश मजबूत है तो बीमारी नहीं होगा, या पूरा षष्टेश? विश्लेषण करो, D9 में जाओ, जी D27 में जाओ, D30 में जाओ। मैंने क्या कहा कि जी। D1 का प्रॉमिस कोई पक्का पक्का प्रॉमिस नहीं है। लेकिन ये D30 में जाकर के ऐसे ही आपका लग्न में जो ये नौवां भाव में जा रहा है, नौवें अंश में, तो D9 में ये आपका जो ये आप सिंह राशि में शुक्र है, तो सिंह राशि में दूसरे भाव में है और नहीं, इसमें आप आपका। सुनीता जी खुद चेक करो जी कि जी कमजोर हो रहा है, क्या कोई वहां पर पाप ग्रह दिख रहा है, क्या उन डिविजनल जी चार्ट्स में कोई पाप कर्त्री के बीच में फंसा पड़ा है शुक्र, वो सब चीज देखो। जी फिर लगन को देखने के बाद छठे भाव का स्वामी खुद शुक्र हो गया, तो जी यानी कि यहाँ पर ये डिसाइड कर रहा है कि रोग आएगा तो कैसा आएगा। पर गंभीर रोग, लंबे समय तक जी चलने वाले रोग, वो अष्टम भाव से आएंगे। जी। आठवां भाव जो है हम्म, ज्यादा लगन से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो समस्या जी हो जाएगी। यानी कि गुरु, गुरु को जी देखो, कहीं ऐसा तो नहीं गुरु ज्यादा पावरफुल है शुक्र के कंपैरिजन में। जी बेशक शुक्र देखने में अच्छा है, बट अगर गुरु जी उससे ज्यादा पावरफुल हो गया किसी भी कारण से कुंडली के अंदर, तो जी रोग तो देगा ही देगा।
लंबी बीमारी देगा ही देगा, भयंकर रोग देगा ही देगा। जी। हाँ तो एक और क्वेश्चन है गुरुजी उसी से, कि जैसे ये शनि जो है वृषभ लगन में, वो 9 भाव का स्वामी भी है, 10म भाव का भी स्वामी है, और वो जी बाधक भी हुआ, जी। लेकिन वो केंद्र में जाकर के लग्न में बैठ गया। लग्न लग्न सुनीता केंद्र और जी, इसका त्रिकोण मैं दोनों जवाब में है। बहुत बार दे चुका, रिपीटेड दे चुका और क्लास में दे चुका। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको प्रताप जी की क्लास दोबारा से अटेंड करनी होगी, क्योंकि अभी जी तो टाइम हो रहा है और जी। आ, मुझे और भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए, जी जवाब ठीक है, लेना है ना, धन्यवाद गुरुजी। लेना है। धन्यवाद हाँ गुरुजी। सुनील जी। जी नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैसे पढ़ाते हैं सिखाते हैं, अंदर अंदर तक जाता है। मैं हम्म। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनका एक बच्चा होता है, फिर 4 5 6 साल तक कोई बच्चा नहीं होता है, दे आर लुकिंग फॉर दैट। उनको कैसे देखा जाता है, और वो ये पीरियड में क्यों नहीं हुआ, इसको क्या हम कह सकते हैं इसको? बहुत उसमें सिंपल है, पति दोनों को बहुत चार्ट सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो नहीं, D1 ही देखो, D9 देखो, उसका आंसर तो वहीं मिल जाएगा। D7 में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों का देखना पड़ेगा, पति पत्नी का या सिर्फ पत्नी एक का का? ही बहुत है सुनील जी, दूसरे का तो हम खामखा ही मंगवा लेते हैं। सपोज मेल का देख ले तो फिफ्थ हाउस ही देखेंगे फिर। मेल का देखो चाहे फीमेल का देखो, सूत्र वही रहेंगे, सिर्फ ग्रह बदल जाते हाँ ग्रह बदल जाएंगे, हैं। हाँ, कारक ग्रह बदल जाएंगे। बराबर है। अदरवाइज अगर आपने जाना है तो मेरा डिविजनल चार्ट का कोर्स पड़ा हुआ है ऐप के ऊपर, वहां जाके ले लीजिए। उसमें D7 चार्ट समझना, वो भी बड़े डिटेल में समझाया गया है। जी सर, थैंक यू जी सर। अभिषेक जी। प्रणाम गुरु जी। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर जैसे कोई अपने ही स्वामी है, अपना कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हुआ है, जैसे गुरु है अपनी राशि में बैठा है तो वो स्ट्रांग हो गया, लेकिन अगर वो गलत घर में बैठ गया, जैसे अष्टम में बैठ गया, तो अष्टम को वो बहुत मतलब बल दे देगा, उसके पूरे प्रभावों को बल दे देगा आप कि क्या ये उसको कम पूछ कर रहे हैं देगा? कि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठ गया? हाँ जी, हाँ जी। जैसे गुरु है वो अच्छा ग्रह है, लेकिन वो अष्टम के स्वामी है और अष्टम में ही बैठ गया और अपनी राशि में। हाँ, तो अष्टम को मजबूती देगा ही देगा। तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि अष्टम तो मतलब एक बुरा अच्छा और भाव बुरा माना कुछ नहीं जाता है। होता अभिषेक जी। अच्छा बुरा तो हमने देखना है कि हम अच्छा ढूंढ रहे हैं कि बुरा ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। वो तो हम डिसाइड करते हैं ना कि अच्छा देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं। अगर कोई कहता है यार अष्टम का भाव का अच्छा होना अच्छी बात है, तो अच्छा हो गया। अगर वो कहता है अष्टमेश का पावरफुल होना अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। अगर बीमारियों के संदर्भ में देखेंगे तो अष्टमेश का पावरफुल होना ठीक नहीं है। ओके। और अगर गुप्त ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, ज्योतिष मंत्र तंत्र इनकी तरफ जिज्ञासा है, देखनी है, तो बहुत अच्छा है गुरु अष्टम भाव में, खास करके जब अपनी राशि में बैठा है। ओके। एक ग्रह अच्छी बात को भी बताता है और वहीं पर बैठा वो ग्रह नेगेटिव बात को भी बताता है। हमेशा ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को समझाता हूं, जब कुंडली में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न क्लियर करें कि मैं ढूंढ क्या रहा हूं, मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं। अगर मुझे ये नहीं पता फाइंड आउट क्या कर रहा हूं, तो फिर गोल गोल घूमेंगे ही घूमेंगे, और किसी भी तो चीज में भी अगर घूम जाएंगे। तो अगर जैसे मतलब वो अपने साथी ग्रह के साथ बैठा हो, जहां से उसको हेल्प आ रही है, तो वो मतलब बीमारियों में फिर अब उसकी आप मदद। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, एक ग्रह की हाँ जी। स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ देखने का फार्मूले अलग है। ठीक है। चलिए। हाँ लकी। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु और शिष्य की काफी चर्चा चली, तो हम्म आज जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में राहु रूपी गुरु बहुत घूम रहे हैं, हम्म। तो इनमें कोई राहु रूपी शिष्य भी संभालता होगा, तो सर ऐसे में क्या उसका गुरु ग्रह खराब होगा? देखिए पहली बात तो, ये जो प्रश्न है आपका कि राहु रूपी, राहु रूपी जो ग्रह या जिसे आप गुरु बोलते हो, वो कौन लोग हैं जो पहचान नहीं पाते? हमें उस बात पे विचार करना पड़ेगा।
आप किसको गुरु मानते हो? अगर आपकी आंखें ये देख रही है इस आदमी के सामने लाखों लोग बैठे हैं, या ये बड़ा टशन में बड़ा डिजाइनर होके चल रहा है, गजब के इसके कपड़े कपड़े डिजाइनर कपड़े हैं, ऐसा ड्रेस और डिजाइन तो हमने कहीं देखा ही नहीं। इसके ज्ञान की गहराई क्या है, या केवल ये कहानियां सुनाने आया है? क्या ये बातें क्या बता रहा है? अगर वो सिंप्लिसिटी की बात कर रहा है तो क्या सिंप्लिसिटी उसके जीवन में खुद के में है? जाओ मिल करके आओ। उसके पास दिखावा है तो बात खत्म। राहु रूपी शिष्य राहु रूपी गुरु ढूंढता है। राहु रूपी शिष्य राहु रूपी गुरु ढूंढता है। किसके पास कितनी भीड़। फलाने ने कहा "अरे, उसने आशीर्वाद दिया, उसका चमत्कार हो गया, करोड़पति बन गया आदमी"। बोले भागो उसके पास, कौन गुरु है वो? आशीर्वाद से करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, भागो। तो राहु रूपी शिष्य था, राहु रूपी गुरु ढूंढ लाया। किसी ने कहा भाई साईं जी के यहां पर जाओ और जो जाता अमीर हो जाता है, जो अपनी फिल्म लेकर के जाता है वो फिल्म सुपर हिट हो जाती है। सारे पहुंच गए लाइन लगा करके। हमने देखा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। क्या हम उस गुरु की शिक्षाओं में गए? क्या हमने उनकी शिक्षाओं का विश्लेषण किया कि उनकी शिक्षाओं में सार तत्व है? कभी मिले तो समझ में आया कि सार तत्व जो कह रहे हैं वो उनमें कुछ है भी कि नहीं है? जो जीवन की बात वो कर रहे हैं, क्या जीवन उनके पास वो है? हम ढूंढ रहे हैं शिष्य वैभव कितने। आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं यहाँ तो, अरे देखो नेताजी आ रहे हैं, अरे देखो कितना बड़ा कलाकार आके बैठा हुआ है, देखो कैसे चरणामत की धूल ले रहा है, उसकी चरणामत ले रहा है। तो आप तो पहले ही प्रभावित हैं किससे? नेताओं से, अभिनेताओं से, भीड़ से, रुपए से, पैसे से, वैभव से। आप उनसे प्रभावित हैं। तो फिर गुरु जी कैसे मिलेंगे? गुरु जी भी ऐसे ही मिलेंगे भाई। इसमें गुरु का कसूर नहीं है। गुरु आजकल के राहु रूपी गुरु जानते हैं कि राहु रूपी शिष्य ज्यादा हैं, ज्यादा। इसलिए वो ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें पता है ये ज्यादा बढ़िया सही आ जाएंगे। अगर गुरु गुरु रूपी शिष्य ढूंढेगा तो उसके पास बेचारे के पास मुट्ठी भर होंगे। मुट्ठी भी भरे कि ना भरे ये भी भरोसा नहीं। समझ रहे बात को? अब जिसने भीड़ दिखानी है अपनी, अब वो तो बेचारा करेगा कुछ ना कुछ। भीड़ काहे की? किस बात की? अगर हम शिष्यों से मांगने लग गए तो फिर क्या होगा? दातार कभी भिखारी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। दातार कभी भिखारी नहीं होता और भिखारी कभी दातार नहीं होता। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये तुरंत समझ में आ जाती है। खुद लोग जाकर के चक्रव्यूह में फंसते हैं। इसमें गुरु जी का कोई कसूर नहीं भैया। सिंपल सी बात है। सर आप हाँ सबको जल्दी चाहिए ना, है। हाँ सबको तो जल्दी जल्दी चाहिए, मिलता है उनको, तुरंत प्रणाम मिलता है। तुरंत राहु मिलता रूपी गुरु तुरंत प्रणाम देता है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए की बातें होती है, उन पर तुरंत परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। फिर पुलिस से गुरु जी को ढूंढे कि शिष्य जी को ढूंढे, तो दैट्स अ डिफरेंट चीज। वो बात की बात है ना। है। ऐसा प्रणाम नहीं है सर। कि कोई ऐसा नहीं। खुद लोग जो है बड़े बेवकूफ बनते हैं। मुझे एक व्यक्ति थे जो कृपा की बातें बहुत करा करते थे, तो मुझे टीवी चैनल पर बुलाया और कहा कि देखो जी, लोगों को अच्छा। लूट लिया, लोगों को फलाना कर दिया। मैंने कहा गुरु जी का बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है। ये तो तुम लोग बता रहे हो गुरु जी का कसूर है। गुरु जी का क्या कसूर है? उसने कहा बटुआ खोलो पैसा आ जाएगा। और बटुआ वो खोल रहे हैं जो अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं कि कृपा कहीं रुक रही होगी, अटक जाए, अटक गई कृपा आ जाएगी। तुम्हारे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना शिक्षा है, ना दीक्षा है, और फिर कह रहे हो जी हम फंस गए।
ये मैंने कहा भीड़ थी और भीड़ तैयार थी कि कोई तो आए जो हमें बेवकूफ बनाए। भीड़ खुद बेवकूफ बनने को तैयार है। जब भीड़ वैभव को देखती है, भीड़ को देखती है, तो बात बिक जाती। हमारे हिंदी के टीचर कहा करते थे टमाटर वहीं ज्यादा बिकते हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होती है। जो बेचारे के टमाटर वाले के पास ग्राहक नहीं है ना, तो उसके बेचारे के टमाटर नहीं बिकते। पर एक आदमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाए टमाटर इतने रुपए किलो, इतने रुपए, और 5 लेडीज वहां खड़ी हो जाए तो छठी भी वहीं जाएगी। ये मनोविज्ञान है। तो बस ऐसे ही गुरु शिष्यों का मनोविज्ञान है, राहु को राहु ढूंढता है ना, जो गुरु जी का कोई कसूर नहीं। चलो धन्यवाद आप सभी लोग। प्रणाम सर, प्रणाम।